Good morning, all of you. Today I will start your science class online. Dear student, in our previous class we revised chapter 4. Today we will revise chapter 5. So let's start. Chapter 5, Health and Hygiene. Word meaning. Components, COMPONENTS, components. Uns. Nutrient, 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 पोषक तत्व. Temperature, तापमान. Hygiene, स्वास्थ्य विज्ञान. Pain, दर्द. Posture, मुद्रा. Disease, बीमारी. Accumulate, जमा. Question first, what is balanced diet? Name the 5 components of balanced diet. पोषक पौष्टिक आहार क्या होता है? नेम द 5 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट. और 5 कंपोनेंट्स बताने हैं बैलेंस डाइट के. आंसर, ए बैलेंस डाइट इज ए डाइट दैट गिव्स अवर बॉडी द न्यूट्रिशन इट्स नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली. बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जो हमारी बॉडी को क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है, जिससे वो क्या करती है? फंक्शन करती है प्रॉपरली. 5 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. ये क्या है? 5 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट. Question second, name the 2 important components needed by the body apart from nutrients. Why is it important to drink water? कोई 2 ऐसे important components बताने हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के अलावा. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक वाटर, और पानी पीना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है. वाटर एंड रफेज आर 2 important components needed by the body apart from nutrients. वाटर और रफेज ऐसे 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स के अलावा. वाटर गेट रीड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. जो वाटर है वो क्या करती है? रीड ऑफ वेस्ट, वेस्ट को बाहर निकालती है फ्रॉम बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में? स्वेट, पसीने एंड यूरिन की फॉर्म में. क्वेश्चन थर्ड, वाई शुड वी मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस वाइल रीडिंग अ बुक. हमें प्रॉपर डिस्टेंस क्यों रखना, मेंटेन करना चाहिए जब हम क्या करते हैं? वाइल रीडिंग ए बुक, जब हम बुक पढ़ते हैं. आंसर, बिकॉज इट टू क्लोज और टू फार कैन स्ट्रेन आवर आइज. अगर हम ज़्यादा नज़दीक से बुक पढ़ेंगे तो भी आँखों पर इफेक्ट होगा ज़्यादा, और ज़्यादा दूर से पढ़ेंगे तो भी आँखों के ऊपर क्या होगा? ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. क्वेश्चन 4, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज. डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? द अब्सेंस ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, आयोडीन एटसेट्रा इन आवर बॉडी. जब अब्सेंस हो जाती है हमारी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स, आयोडीन इनकी. द डिजीज, इनसे जो फिर डिजीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज. जैसे अगर मान लो विटामिन ए की कमी हो गई तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस, आई साइड वीक हो जाएगी. उनको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज. क्वेश्चन 5, हाउ इज जॉन्डिस कॉज. जॉन्डिस कैसे कॉज होता है? सम डिजीज आर कॉज बाय ईटिंग इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर. कुछ डिजीज कैसे कॉज होती है? जब हम खाना खाते हैं, इन्फेक्टेड खाना खाते हैं या फिर पॉल्यूटेड पानी पीते हैं. वाटर. हाउ टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज. हम कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश प्रॉपरली बिफोर ईटिंग. फल और सब्जियां खाने से पहले धोने चाहिए. सेकेंड, ड्रेन मस्ट बी केप्ट कवर्ड. नाली वगैरह को ढक के रखना चाहिए. क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच वी गेट कम्युनिकेबल डिजीज. डिफरेंट वेज बतानी है जिससे हमें कम्युनिकेबल डिजीज होती है. आंसर, फर्स्ट इज थ्रो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सेकेंड इज थ्रो फूड एंड वाटर से, थर्ड इज थ्रो एयर, हवा से. क्वेश्चन 8, वाई शुड वी एक्सरसाइज. हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? आंसर, रेगुलर एक्सरसाइज टोन्स अप आवर मसल्स एंड इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी. अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे इससे क्या होगा? हमारे जो मसल्स है वो टोन्स अप होगी एंड इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होगा. क्वेश्चन 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. डिफरेंस बताना है कि इनके बीच में, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में. फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज. सम डिजीज कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कुछ डिजीज ऐसी होती है जो पास हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, टाइफाइड, मलेरिया एटसेट्रा. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ऐसी डेफिशिएंसी डिजीज जो स्प्रेड नहीं होती फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, ये होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी कमी से. क्वेश्चन 11, हाउ मच शुड बी द प्रोटीन इनटेक ऑफ ए चाइल्ड वेइंग 30 किलोग्राम. अगर किसी चाइल्ड का वेट 30 किलोग्राम है तो उसको कितने प्रोटीन की ज़रूरत है? उसको है 45 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत. Thank you, student. I hope you understand. You also learn and write this question in your fair notebook. Thanks.
Good morning to all of you. Let us start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class we revised chapter number 7. Today we will start a new chapter for revision, chapter number 8, fractions. Now what is fractions? When something is divided into equal parts. कई बार हम कुछ चीज़ों के equal parts में divide करते हैं. Each part is called fraction. Each part क्या कहलाता है? Fraction कहलाता है. For example, यहाँ पर एक पेस्ट्री को 3 equal parts में divide किया गया है. इस part का fraction क्या होगा? 1/3. नाउ फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इन दोनों को एक डिवीजन लाइन से सेपरेट किया जाता है. न्यूमरेटर हमें बताता है कंप्लीट थिंग को टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और न्यूमरेटर से हमें पता चलता है कि टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स लिए गए हैं. नाउ टाइप ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है. सेकंड इज लाइक फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन कहलाती है, जैसे 2/8, 3/8, 5/8, 7/8, इन सब का डिनोमिनेटर सेम है. नाउ अनलाइक फ्रैक्शंस. ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है अनलाइक फ्रैक्शन कहलाती है, जैसे 2/3, 4/7, 5/6 एक्सेट्रा. ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, जैसे 3/4, 5/7. इसमें न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा है. नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती है, जैसे 5/3, 7/4 एक्सेट्रा. इनका न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है. नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन. ऐसी फ्रैक्शन जो कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन होती है मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है. फॉर एग्जांपल 2 1/3, 3 4/9 एक्सेट्रा. इसमें होल नंबर पार्ट है 2 और प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/3. ये मिक्स फ्रैक्शन है. नाउ फाइंड द फ्रैक्शन. इफ फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, न्यूमरेटर है 7 एंड डिनोमिनेटर है 9. फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. मिस यहाँ पे न्यूमरेटर है 7 और डिनोमिनेटर 9 है, मिस 7/9 फ्रैक्शन है. नाउ सेकंड इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5. फ्रैक्शन इज इक्वल टू होती है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, मिस 2/5. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से, इसमें उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है. यहाँ 8 को 5 से डिवाइड किया है, कोशेंट आता है 1, रिमाइंडर आता है 3 और डिवाइजर है 5. नाउ मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी? कोशेंट एज ए होल नंबर राइट करेंगे, रिमाइंडर एज ए न्यूमरेटर एंड डिवाइजर एज ए डिनोमिनेटर. मिस 8/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स फ्रैक्शन होगी 1 3/5. नाउ चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन गिवन है 3 2/3. डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस न्यूमरेटर 2. नाउ डिवाइडेड बाय 3, मिस डिनोमिनेटर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, 9 प्लस 2 11 डिवाइडेड बाय 3. नाउ सेकेंड पार्ट 2 5/7. डिनोमिनेटर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस न्यूमरेटर 5 divided by 7 denominator. Now 7 to the 14 plus 5 divided by 7. 14 plus 5 is equal to 19/7. I think you understand. Now कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? पहले गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 28. अब फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 4 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे 7 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 से 21. सेम 7 से 28 को डिवाइड करेंगे 4 को ऊपर 4 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 16. वो सेपरेट करके राइट कर देंगे. लाइक फ्रैक्शंस है 21 डिवाइडेड बाय 28 और 16 डिवाइडेड बाय 28. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ राइट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है? गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड की जाती है. मींस जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है सेम उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है. फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए गिवन फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, सेकंड में 3 से, थर्ड में 4 से एंड फोर्थ में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है. स्टूडेंट्स इसमें 1 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि 1 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इटसेल्फ यही फ्रैक्शन आती है. सो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 इज 4/10, 6/15, 8/20 एंड 10/25. I think you understand. Now arrange the fraction in ascending and descending order. ascending and descending order में fractions को कैसे राइट किया जा सकता है? स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चंस में हमें जो भी फ्रैक्शन गिवन है उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है. इस तरह से एक ओरिजेंटल लाइन के अंदर डिनोमिनेटर के सभी नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करके राइट किया जाता है, जिसको अब लिस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है, जिससे एटलीस्ट 2 नंबर डिविजिबल हो. इसको तब तक डिवाइड किया जाता है जब तक कि नीचे प्राइम नंबर नहीं आ जाते. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम आया है 180.
अब एक लंबी लाइन के नीचे 180 को राइट करेंगे। 3 की टेबल में 180 नहीं आता, इसलिए 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, तब आता है 60। 60 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 61 जा 60। 10 से 180 को डिवाइड करेंगे 18। 18 को 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 54। 6 से 180 को डिवाइड करेंगे 30। 30 को न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। 5 से 180 को डिवाइड करेंगे 36। 36 को ऊपर न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। 12 से 15। 15 को ऊपर न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। नंबर से इजीली बताया जा सकता है कौन सा नंबर ग्रेटर है। मिस पहले इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। इसमें सबसे छोटा नंबर है 54। 54 अपॉन 180। इसके फ्रैक्शन है 3 अपॉन 10। सेकेंड नंबर है 60, इसकी फ्रैक्शन है 1 अपॉन 3। थर्ड नंबर है 72, इसके फ्रैक्शन है 2 अपॉन 5। फोर्थ नंबर है 75, इसके फ्रैक्शन है 5 अपॉन 15। लास्ट नंबर है 150, इसकी फ्रैक्शन है 5 अपॉन 60। मिस्टेंट असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन होगी 3 अपॉन 10, 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 5, 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 6। सेम इसी रेस्टेंट गिवन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। सबसे ग्रेटर नंबर है यहाँ पे 150, इसके फ्रैक्शन है 5 अपॉन 6। नेक्स्ट नंबर है 75, इसके फ्रैक्शन है 5 अपॉन 12। नेक्स्ट नंबर है 72, इसके फ्रैक्शन है 2 अपॉन 5। नेक्स्ट नंबर है 60, इसके फ्रैक्शन है 1 अपॉन 3। एंड लास्ट नंबर है 54, इसके फ्रैक्शन है 3 अपॉन 10। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड गिवन फ्रैक्शन को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट किया जाता है। नाउ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस गिवन है 11 अपॉन 21 प्लस 4 अपॉन 21। नाउ एडिशन का फॉर्मूला है सम इज इक्वल टू सम ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। मीन्स गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का सम करके उसको कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 11, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 4, कॉमन डिनोमिनेटर है 21। दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है 21। नाउ 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 21, या इसको कट करके भी राइट कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, मीन्स 5 अपॉन 7। स्टूडेंट्स जब डिनोमीटर सेम होता है तो इस मेथड से उसको ऐड कर सकते हैं। जब डिनोमीटर डिफरेंट होता है तब उनको ऐड कैसे किया जाता है। नाउ पार्ट बी 25 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25। सो इनमें डिनोमीटर डिफरेंस है तो इनको ऐड कैसे करेंगे। पहले डिनोमीटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम आता है 75। अब एक लंबी लाइन के नीचे एलसीएम राइट करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमीटर 15 से 75 को डिवाइड करेंगे 5 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 125 प्लस 25 से 75 को डिवाइड करेंगे 3 को ऊपर न्यूमरेटर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। नाउ इनको ऐड करेंगे 137 डिवाइडेड बाय 75। 137 को 75 से डिवाइड करके भी राइट कर सकते हैं 162 अपॉन 75। इंस्टेंट यदि गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उसका एलसीएम लेके उनको ऐड करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होगा। फ्रैक्शंस गिवन है 25 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 11 अपॉन 36। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। मीन्स गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के डिफरेंस को कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करके डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है। नाउ गिवन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन का है 25 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 11 डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर है 36। ना 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 14 अपॉन 36। ये आंसर भी करेक्ट है, या आप इसको कट करके भी राइट कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 में 7 अपॉन 18। नाउ पार्ट बी 5 अपॉन 12 फ्रॉम 4 अपॉन 9। मिस 4 अपॉन 9 माइनस 5 अपॉन 12 में से इसमें डिनोमीटर डिफरेंट है, इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आता है 36। अब 9 से 36 को डिवाइड करेंगे 4 को ऊपर न्यूमरेटर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 12 को 36 से डिवाइड करेंगे 3 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। मिस 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। मिस एंड गिवन फ्रैक्शन का डिनोमीटर डिफरेंट होता है तो उनका एलसीएम फाइंड आउट करके उनको माइनस किया जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ। Now what problems related to fraction. अशोक walk 1/5 किलोमीटर to his school. अशोक अपने स्कूल के लिए चलता है 1/5 किलोमीटर एंड 3/5 किलोमीटर टू द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के लिए चलता है 3/5 किलोमीटर। हाउ मच डिड ही वॉक अलोंग टुगेदर। वो टोटल कितना चला एक साथ, ही हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स टोटल निकालना है। सो स्टेटमेंट इज अशोक वॉक टू स्कूल। अशोक स्कूल के लिए चला 1/5 किलोमीटर। अशोक वॉक टू लाइब्रेरी। अशोक लाइब्रेरी के लिए चला 3/5 किलोमीटर। ही वॉक अलोंग टुगेदर। वो टोटल
टोटल एक साथ कितना चला, टोटल फाइंड आउट करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/5 + 3/5 किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट यहाँ डिनोमीटर सेम है, तो सम करने का फॉर्मूला होता था सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमीटर। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 प्लस सेकेंड का 3 डिवाइडेड बाय 5, 1 + 3 4 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर। मीन्स टोटल अशोक लाइब्रेरी और स्कूल के लिए चला 4/5 किलोमीटर। I think students you understand. Now next question is a shopkeeper had a stock of 75/6 किलोग्राम of pulses। एक शॉपकीपर के पास पल्सेस का स्टॉक था 75/6 किलोग्राम। ही सोल्ड 63 1/9 किलोग्राम ऑफ इट। यदि उसमें से वो इतना सोल्ड कर देता है, हाउ मच ऑफ द स्टॉक रिमेन इन द शॉप। अब शॉप में कितना स्टॉक रिमेन था ये हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टेटमेंट इज शॉपकीपर हैड पल्सेस, शॉपकीपर के पास पल्सेस थी 75/6 किलोग्राम। स्टूडेंट एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 75 450 + 1 450 1/6 किलोग्राम। नाउ ही सोल्ड, वो सोल्ड करता है 63 1/9 किलोग्राम। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 568/9 किलोग्राम। नाउ स्टॉक इन रिमेन, कितना स्टॉक लेफ्ट रहता है ये हमें फाइंड करना है। पल्सेस माइनस सोल्ड 451 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 568 डिवाइडेड बाय 9। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे डिनोमिनेटर्स का 18, 6 से 18 को डिवाइड करके ऊपर 451 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 1353 माइनस 9 से 18 को डिवाइड करके ऊपर 568 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 1136। नाउ इनको माइनस करने पर 217 डिवाइडेड बाई 18 या 217 को 18 से डिवाइड करके भी राइट कर सकते हैं 12/18 किलोग्राम। I think students you understand. So students you revise chapter number 8 from your book. Thank you students. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, in our previous video we revised our chapter number 5. I hope you understand and learn completely. Today we will revise our chapter number 6, the temperate zone. So let's start. So dear students, in our chapter number 6, our first word meaning is temperate. TEMPERATE. Temperate means न ठंडा न गर्म. Second is hemisphere. HEMISPHERE. Hemisphere means earth goal. Third, climate. CLIMATE. Climate means जलवायु. Fourth is location. LOCATION. Location means स्थान. Fifth है wildlife. WILDLIFE. Wildlife means वन्य जीवन. Sixth है industries. INDUSTRIES. Industries means उद्योग. Seventh is vegetation. VEGETATION. Vegetation means वनस्पतियाँ. Eighth is production. PRODUCTION. Production means उत्पादन. Ninth is development. DEVELOPMENT. Development means विकास. 10th is occupation. OCCUPATION. Occupation means व्यवसाय. In our chapter number 6, our first exercise is A. Tick the correct options. Question number first is the climate of the prairies is dash. जो prairies region है उसकी climate किस प्रकार की होती है? Extreme. Option D is correct. EXTREME. Extreme. Second question is the prairies region is spread in US and. प्रेरीज जो रीजन है वो यूएस और कहाँ पर विस्तृत है? मैक्सिको, कनाडा, डेनमार्क, तीनों ही जगह पर है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द प्लेस इन ए प्रेरीज फार्म वेयर द फार्मर एंड सम वर्कर्स स्टे इज कॉल्ड. प्रेरीज रीजन का वो स्थान, वो फार्म जहाँ पर फार्मर और उसके कुछ वर्कर्स रहते हैं उसे क्या कहते हैं? होमस्टेड. ऑप्शन ए इज करेक्ट, HOMESTADE, homestead. Now our question number 4 is important rivers flow through the prairies is. important वो rivers जो prairies region में flow करती हैं वो कौन कौन सी हैं? मिसिसिपी एंड मैसूरी, both A and B. ऑप्शन सी इज करेक्ट, both A and B, यानी कि मिसिसिपी और मैसूरी दोनों ही रिवर जो है prairies region में flow करती हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज अल्फा ग्रो इन द प्रेरीज इज ए गुड क्वालिटी ऑफ. अल्फा जो है जो प्रेरीज रीजन के अंदर ग्रो होती है वो अच्छी क्वालिटी की क्या है? ग्रास. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रास, GRASS. और एक्सरसाइज नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन है डैश स्नेक एंड डैश स्नेक आर कॉमन इन द प्रेरीज. कौन कौन से स्नेक्स हैं जो प्रेरीज रीजन के अंदर कॉमन पाए जाते हैं? रेटल एंड बुल स्नेक्स, RATTLE रेटल,
BULL bull. Question number second is prairies are the biggest dash growing area in the world. prairies जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक मात्रा में किस चीज का उत्पादन करता है? wheat. WHEAT wheat. Question number third is being far away from the ocean. The prairies have and dash climate. ओशियन से दूर होने के कारण प्रेरीज जो रीजन है वहाँ पर किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है? एक्सट्रीम. EXTREME एक्सट्रीम. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ग्रासलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मोस्टली फाउंड इन द डैश जोन. ग्रासलैंड्स जो हैं पूरे वर्ल्ड के वो मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं? कौन से जोन में? टेम्परेट जोन में. TEMPERATE टेम्परेट जोन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज आर द डैश एरिया. प्रेरीज का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कैसा एरिया है? हिली एरिया. HILLY हिली. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज द ग्रासलैंड्स इन द नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड डैश डाउन्स. जो ग्रासलैंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका में उन्हें कौन से नाम से जानते हैं? प्रेरीज डाउन से. PRAIRIES प्रेरीज डाउन्स. Exercise number C is write T for true and F for false statement. Our first statement is prairies are also known as the wheat basket of the world. prairies को वर्ल्ड में wheat basket के नाम से भी जाना जाता है. वर्ल्ड का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है. ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है. T आएगा. सेकेंड इज द prairies have moderate climate. prairies जो रीजन है वहाँ पर moderate climate पाई जाती है. ये स्टेटमेंट false स्टेटमेंट है. थर्ड इज in the prairies short trees grow only near water bodies. छोटे जो पेड़ हैं वो प्रेरीज के अंदर वाटर बॉडीज यानी जलाशयों के आसपास ही पाए जाते हैं, ग्रो होते हैं. ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है. फोर्थ है बिसन्स आर नो मोर फाउंड इन द प्रेरीज. बिसन्स जो हैं वो अधिक मात्रा में या फिर प्रेरीज रीजन के अंदर नहीं पाए जाते हैं. ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच जोन ऑफ द अर्थ द ग्रासलैंड्स आर फाउंड. हमारी अर्थ पर किस जोन में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं? आंसर है द टेम्परेट जोन. अर्थ पर टेम्परेट जोन में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज नेम द एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन द प्रेरीज. उन एनिमल्स के नेम बताने हैं जो मोस्ट ऑफ या कॉमनली प्रेरीज रीजन में पाए जाते हैं. आंसर है रैबिट, हॉर्सेज, फॉक्सीज एंड माइस एटसेट्रा. रैबिट्स, हॉर्सेज, फॉक्सीज एंड माइस एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ इज फार्मिंग डन इन द प्रेरीज. प्रेरीज रीजन के अंदर कृषि किस प्रकार की जाती है? इन द प्रेरीज रीजन मॉडर्न टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट यूज फॉर फार्मिंग. प्रेरीज रीजन जो है वहाँ पर नवीन तकनीकों का और मशीनों का उपयोग किया जाता है कृषि करने के लिए. In the prairies region, modern techniques and equipment used for farming. Question number 4 is what makes the prairies suitable for cattle rearing? पशु चरण के लिए क्या प्रेरीज रीजन को सुटेबल बनाता है? आंसर लिखेंगे बिकॉज इन द प्रेरीज रीजन द अल्फाल्फा इज ए गुड क्वालिटी ऑफ ग्रास. इट इज यूज्ड एज ए फूडर फॉर कैटल. जो अल्फाल्फा है जो ग्रास है गुड क्वालिटी की वो ग्रो होती है प्रेरीज रीजन के अंदर और वो पशुओं के लिए अच्छा चारे के रूप में ली जाती है. तो इसीलिए प्रेरीज रीजन कैटल रेयरिंग के लिए सुटेबल है. नाउ और क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई आर द प्रेरीज ऑल्सो नोन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं? आंसर लिखेंगे For the large scale production of wheat, the prairies is known as wheat basket of the world. अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन करने के कारण प्रेरीज जो है उसको व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. यू लर्न कम्प्लीटली दिस चैप्टर. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, आज के रिवीजन में हम करेंगे पाठ 9 और पाठ 10 का रिवीजन. पाठ 9 के शब्दार्थ करते हैं पहले. हर्षोल्लास, खुशी, अब्बा, पिताजी, आमदनी, आय, रेहड़ी, हाथ से चलाने वाली एक प्रकार की गाड़ी, उत्साह,
जोश। रोजा मुसलमानों के व्रत, यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार। समापन ईद का चांद देखकर रोजा खोलना। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। रहमान के अब्बा घर चलाने के लिए क्या करते थे? तो इसका उत्तर होगा हाथ रेडी चलाना। अगला प्रश्न है, सलीना की अम्मी डॉक्टर की सलाह के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर पा रही थी? इसका उत्तर होगा उनके पास पैसे न थे। अगला प्रश्न है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है? इसका उत्तर होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब हम करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, डॉक्टर ने सलीना के अब्बा को क्या सलाह दी? इसका उत्तर होगा डॉक्टर ने सलीना के अब्बा को मांसाहारी भोजन खाने की सलाह दी। अगला प्रश्न है, ईद के पास आने पर सलीना के अब्बू व अम्मी की परेशानी क्यों बढ़ती जा रही थी? इसका उत्तर होगा उनके पास दाल रोटी का खर्च चलाने के भी पैसे नहीं थे। वे सोच रहे थे कि त्योहार पर पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएंगे। ईद आने पर पड़ोसी कहाँ पहुंच गए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ईद आने पर पड़ोसी मिठाई और सवैया लेकर सलीना के घर पहुंच गए। अगला प्रश्न है, अब्बू और अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू क्यों बहने लगे? इसका उत्तर होगा अपने दुख के समय पड़ोसियों को साथ देते देखकर अब्बू व अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। पाठ 10 के शब्दार्थ शुरू करते हैं। रुचि, शौक, निशुल्क, बगैर फीस का, खिलाफ, विरुद्ध, मजबूरी, व्यवस्था, दाखिला, प्रवेश, तंग, परेशान, मजदूरी, घर से बाहर का काम करना, आमदनी, कमाई। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। रुक्सी की बहन का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा सलीना। यतीन किसके पुत्र का दाखिला करवा कर आया था? इसका उत्तर होगा मजदूर के। अगला प्रश्न है, कितने साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है? इसका उत्तर आएगा 14 साल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रेरणा ने रुक्सी को कानून के खिलाफ जाने वाली कौन सी बात बताई? इसका उत्तर होगा प्रेरणा ने रुक्सी को बताया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है। अगला प्रश्न है, रुखसाना ने कौन सा काम अच्छा नहीं किया? इसका उत्तर होगा रुखसाना ने अपने कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने का काम अच्छा नहीं किया। सरकारी स्कूल में बच्चों को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है? इसका उत्तर होगा सरकारी स्कूल में बच्चों को ड्रेस, भोजन और किताबें मुफ्त मिलती है। अगला प्रश्न है, समीक्षा ने रुखसाना को आमदनी बढ़ाने का क्या उपाय बताया? इसका उत्तर होगा समीक्षा ने रुखसाना को बताया कि बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाकर तुम अधिक समय तक काम कर पाओगी। अगला प्रश्न है, क्या रुखसाना को समीक्षा की बात समझ में आ गई? यदि हाँ, तो क्या उसने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवा दिया? इसका उत्तर होगा हाँ, रुखसाना ने समीक्षा की बात मानकर अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा दिया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कथन पढ़कर बताइए कि किसने किससे कहा। मैं सारा घर खर्च कैसे चलाऊं? रुक्सी ने प्रेरणा से। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, ये वाक्य किसने कहा? प्रेरणा ने रुखसाना से। बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा, ये वाक्य किसने कहे? समीक्षा ने रुखसाना से। खेलने खाने की उम्र में इनसे काम करवाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, ये वाक्य कहे रुखसाना ने समीक्षा से।
तो बच्चों मैंने आपको इन 2 पाठों का रिवीजन कराया है। जिस भी बच्चे ने ये पाठ अपनी नोटबुक में नहीं लिखे हैं वो ये प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और अच्छे से इन पाठों को याद करेंगे। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।